आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 36 देखेंगे, जिसमें हम लोग को देखना है स्वतंत्रता संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक से। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक से। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? ठीक है, किस नगर में हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म की बात करें कहाँ पे हुआ? कटक में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो कटक में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1897 में हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म की बात करेंगे 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कहाँ पे हुआ था? तो कटक में हुआ था। 1920 में उन्होंने भारतीय नागरिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में फोर्थ रैंक प्राप्त किया था। ठीक है, क्या स्थान आया था? इनका चौथा स्थान आया था। ध्यान रखेंगे, वे देशबंधु चितरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए चितरंजन दास और M.K. गांधी ने प्रेरित किया था। ठीक है, वर्ष 1938 में हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की गई थी। ध्यान रखेंगे, इस समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बना था वहां पे? तो बना था वहां पे, क्या बना था? राष्ट्रीय योजना समिति। इस समिति का सुझाव इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, इस समिति के सदस्यों में घनश्याम दास बिरला भी थे। ठीक है, लाला श्री राम भी थे, विश्वेश्वरैया थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्वेश्वरैया की बात करेंगे, भारत के बहुत ही बड़ा, ठीक है, इंजीनियर मैन ऑफ, मतलब भारत में इंजीनियरिंग के जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, 1939 ईस्वी में इन्होंने गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, किंतु गांधी जी एवं कांग्रेस कार्यकारी समिति से मतभेद होने के कारण इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, उसके बाद अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो उनके बाद अध्यक्ष राजेंद्र बाबू बनाए गए थे। ठीक है, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बाद में वो भारत छोड़कर बाहर चले गए और देश के बाहर से आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। ठीक है, चले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? तो किसने किया था? चितरंजन दास और M.K. गांधी ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जस्ट अभी ऊपर मैंने बता दोगे आप कौन थे। तो CR दास की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी के क्या थे? तो राजनीतिक गुरु थे। आसान प्रश्न बताते चलिए। ठीक है, रिविजन क्लास है, इसीलिए थोड़ा सा इसको तेजी में लेके चलता हूँ। ठीक है, अब चलेंगे और कौन सा प्रश्न वो भी देखेंगे जरा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, उन्होंने 1920 में ICS की परीक्षा में सम्मिलित होकर चौथा रैंक प्राप्त किया था, ये तो सही है। 1938 और 1939 वर्ष में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, बिल्कुल। 1938 में हरिपुरा और 1939 की बात करेंगे त्रिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या चुने गए थे? तो अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन बिताया था। मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन नहीं बिताया था। मांडले जेल में, ध्यान रखेंगे, सॉरी, मांडले जेल में ये भी थे। ठीक है, तिलक भी थे और ये भी थे। ठीक है, मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन व्यतीत किया था, बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ये गलत है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि दैट टाइम क्या थे? वो देश से बाहर थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या थे? तो देश से बाहर थे, इसको आपको ध्यान में रखना। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो JL नेहरू की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, JL नेहरू की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब बना था? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में बना था। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। निम्न में से किसने ये लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था। तो भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, माइक बंद कीजिए। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये कथन सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा देश नायक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, देश नायक की उपाधि दी गई थी। और जबकि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की, ठीक है, ज्वलंत तलवार, ठीक है, क्या कहा था? भारतीय देशभक्ति का ज्वलंत तलवार की बात करेंगे, सरोजिनी नायडू ने कहा था। देश नायक टैगोर साहब, ज्वलंत तलवार की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू जी ने इनको उपाधि दिया था। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहा था? तो क्या बताएंगे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने देश नायक कहा था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने देश नायक कहा। किसका प्रॉब्लम था सर? सेट 1 का आंसर नहीं दिएगा, मैसेज पूरा आप लोग पढ़ते हैं पहले। हाँ, टाइमिंग क्लास का नहीं दिया हुआ था, टाइमिंग और आवाज नहीं आ रहा है। जब PDF के लिए, ठीक है, PDF के लिए मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा PDF के लिए ग्रुप में मैसेज नहीं करेंगे। ठीक है, सबका आंसर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे जैसे सेट 1 में मान लीजिए, ठीक है, हिस्ट्री का सोर्सेस अगर दिए हुए हैं
तो आप देखोगे यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दूसरा पीडीएफ खोलेंगे तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जरूर दिया होगा, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे नहीं है, तो चलिए तीसरा वाला में देखिए, तीसरा वाला में क्या है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ है, देखिए यहाँ पे, इसमें भी नहीं दिया है, तो ये जो सर सोल्यूशन आंसर में तो दिया दिया होगा, हुआ तो है ठीक है। बॉक्स में। हाँ ठीक है, तो यहाँ सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन में दिया होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। हाँ, मैं थोड़ी ना बनाता हूँ, जैसा उन लोगों ने बनाया मैंने उसी को रिफर किया है। तो पूरा पीडीएफ चेक कीजिए, उसके बाद ग्रुप में कुछ मैसेज कीजिए, ठीक है। और सबका टाइमिंग दिया रहता है, सेट डिस्कशन का टाइमिंग हमने रात में ही बता दिया था, ये वाला सेट डिस्कशन होगा 10 PM, ठीक है। तो ग्रुप में बेवजह का मैसेज नहीं डालेंगे, जो उस किताब का जो फोटो जो खींच खींच के आप लोग डालते हैं ना, उसके नीचे सोल्यूशन पढ़ा कीजिए, सब उसमें लिखा रहता है। तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, गूगल है आपके पास, किताब है, फिर भी अभी के समय में किसी से विशेष पूछने की आवश्यकता नहीं होती, जटिल चीजों को डालिए, उसके नीचे आंसर लिखा रहता है, फिर भी पूछते इसका आंसर क्या होगा। अब बेवजह का डिस्कशन होते रहता है, कोई सोल्यूशन पे नहीं पहुंचता, से क्या होगा। सब अपना अपना विचार रखते रहता है। अगर कुछ ज्यादा दिक्कत हो तो मुझे पर्सनली मैसेज किया कीजिए। ग्रुप में फालतू का कुछ भी कॉन्वर्सेशन नहीं, ग्रुप क्लीन रखना है, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पता चले से क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, प्रत्येक 5 मिनट में मैसेज नहीं आना चाहिए, ठीक है। बार बार नहीं समझाऊंगा। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलन तलवार से संबोधित किया था। सरोजिनी नायडू। कुछ भी दिक्कत है मुझे मैसेज कीजिए, वहां पे नंबर दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है, तुरंत मैसेज कीजिए हमको। ग्रुप में फालतू के कॉन्वर्सेशन नहीं, ठीक है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो 1939 में उन्होंने क्या बनाया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। क्या बनाया था उन्होंने, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करेंगे, 1939 में उन्होंने बनाया था, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें से और भी कुछ प्रश्न जो है सो हम देख लेते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब की गई थी, मई 1939 में किया गया था, ठीक है। क्योंकि वहां पे त्रिपुरी सेशन में क्या हुआ था, तो त्रिपुरी सेशन में पट्टाभी सीतारामैया पराजित हो गए थे, उसके और गांधी जी की नाराजगी की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। जिसका उद्देश्य सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना, अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना था। इसके अन्य सदस्यों में, ठीक है, देवव्रत विश्वास जो कि महासचिव थे, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनी थी, उनके महासचिव का नाम क्या था, देवव्रत विश्वास, ठीक है। विश्वम्बर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री थे। स्वामी सहजानंद भी थे, ठीक है। ये जो त्रिपुरी सेशन में जो आपका बना था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, इसमें स्वामी सहजानंद भी थे, ठीक है। इसका प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन मुंबई में पूर्ण स्वतंत्रता व समाजवादी राज्य की स्थापना का उद्देश्य स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसका ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो पहला जो सम्मेलन जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है। जहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता एवं समाजवादी राज्य की भी स्थापना का उद्देश्य को स्वीकार किया गया था, ये आपको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में 1939-40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए, ठीक है, मुस्लिम लीग के साथ मैत्री भी की थी, ठीक है। तो हॉलवेल का स्मारक था, ठीक है, उस स्मारक को नष्ट करना था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके लिए मतलब मुस्लिम लीग से मैत्री तक की थी इन्होंने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हॉलवेल स्मारक नवाब सिराजदौला पर अंग्रेजों की विजय और हमारी दास्ता का प्रतीक है। यही हॉलवेल था जिसने मतलब लिखा था से भाई साहब, ये जो काल कोठरी वाला जो घटना जो है, ठीक है, उसमें मतलब बहुत सारे अंग्रेजों की मतलब कितने था भूल रहा हूँ, 146 ना, हाँ 146 अंग्रेजों की मतलब क्या हुई थी, तो मृत्यु हो गई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वो कैद खाने में, वही हॉलवेल था। तो हॉलवेल स्मारक थी, इसको नष्ट कर दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ध्यान रखेंगे। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था तो सिराजदौला पर अंग्रेजों की विजय हमारी दस्ता का प्रतीक है। इन्हीं के प्रयास 1940 में हॉलवेल स्मारक को राइटर्स बिल्डिंग के पास से हटाकर सेंट जॉन चर्च के विशाल परिसर में पुनः स्थापित किया गया। ध्यातव्य हो कि हॉलवेल स्मारक का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने ब्लैक हॉल के स्थान को चिन्हित करने के लिए करवाया था, ठीक है। वही ब्लैक हॉल जो नहीं था 23 जून के जो घटना घटी थी ब्लैक हॉल वाला, ठीक है, तो उसी से संबंधित है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी, तो 1939 में की थी। कब की थी, तो 1939 में की। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो संस्थापक की बात करेंगे, तो संस्थापक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, ठीक है। कलकत्ता में 1939-40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री कर ली थी, तो ध्यान रखिए मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने मतलब मैत्री कर ली थी। किसी भी तरह से हॉलवेल का जो स्मारक जो है उसको मतलब क्या करना है, नष्ट करना है, ठीक है। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का
मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो किसने देखा था? सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, ठीक है। ध्यान रखिए, ब्रिटेन पर किसी भी प्रकार के संकट को भारत के लिए वरदान मानते थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में उनके घर में ही नजरबंद कर लिया गया था, लेकिन 1941 में जियाउद्दीन के नाम थे, ठीक है। ध्यान, जियाउद्दीन के नाम से घर से एक पठान का भेष बनाकर भाग जाते हैं, ठीक है। कौन सा ट्रेन पकड़ते हैं? शिमला काल, क्या नाम था ये, कालका, शिमला कालका नहीं, ठीक है, नाम भूल रहा हूँ उसका, नाम अभी बदल गया है, ठीक है। उसके नेताजी एक्सप्रेस उसके साथ नाम रख दिया गया है, ठीक है। कालका मेल, ठीक है, कालका मेल आई थिंक नाम था, उससे मतलब वो भाग जाते हैं, वहां से पेशावर पहुंचते हैं। उनके साथी कौन थे? भगत राम, ठीक है। भगत राम की बात करेंगे, एक एक कृषक प्रजापति आई थिंक थे उनके, मतलब कृषक प्रजापति के नहीं, कृषक प्रजापति नहीं था, कोई साम्यवादी विचारधारा से संबंधित कोई पार्टी था, उनके नेता थे भगत राम, ठीक है। तो भगत राम ने पेशावर से उन्हें काबुल पहुंचा दिया। काबुल से वो, ठीक, ऑरलैंडो मेसोटा के नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया और जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का भी गठन किया, ठीक है। इसके बाद द फ्री इंडियन लीजन कहे जाना, पहले द फ्री इंडिया सेंटर था, बाद में वो ही द फ्री इंडियन लीजन कहा जाने लगा, ठीक है। और यहीं पर लोगों ने उन्हें नेताजी के नाम से पुकारा और नेताजी का नाम पॉपुलर हो गया, ठीक है। हालांकि नेताजी तो हिटलर ने कहा था, लेकिन पॉपुलर की बात करेंगे तो द फ्री इंडियन लीजन वालों ने इस नाम को क्या किया? पॉपुलर किया, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब देखिए, बर्लिन पहुंचने पे सुभाष चंद्र बोस ने काबुल के किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया? तो ध्यान, ओरलैंडो मसोटा, ठीक है। कौन से नाम से पासपोर्ट बनाया था? ओरलैंडो मसोटा के नाम से, ठीक है। आप देखते हैं यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कथन की बात करें, ये कथन किसके थे? तो रास बिहारी बोस के थे, ठीक है। उपरोक्त कथन रास बिहारी बोस का। रास बिहारी बोस भारत के क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज के संगठन का कार्य किया था। भारत के साथ साथ विदेश में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का भी गठन किया था, ठीक है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय योगदान दिया? तो रास बिहारी बोस ने दिया था, ध्यान में रखेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान में रखेंगे, रास बिहारी बोस ने किया था, ठीक है। अब आगे चलेंगे, अब चलते हैं आजाद हिंद फौज। आईएनए की स्थापना हुई थी, कहां पे हुई थी आईएनए की स्थापना? तो सिंगापुर में आईएनए की स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सिंगापुर में हुई थी, ठीक है। आजाद हिंद फौज का गठन सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में सिंगापुर में किया गया था, ठीक है। मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे तथा इन्होंने, ठीक है, इस फौज का विचार भी सुझाया था, ठीक है। नेताजी द्वारा सिंगापुर में अक्टूबर 1943 में, ठीक है, आजाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया गया था। कहां पे किया गया था? आजाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया गया था। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, बर्मा, चीन, इटली और आयरलैंड ने भी मान्यता दे दी थी, ठीक है। इटली और आयरलैंड ने भी मान्यता दे दी थी। इन लोगों ने मान्यता इसलिए दी थी कि इटली भी बात करेंगे तो किसके खिलाफ था? तो उस समय ब्रिटेन के खिलाफ था, इसलिए इन्होंने मान्यता दे दी, ठीक है। जो जो ब्रिटेन के खिलाफ थे सबने मान्यता देती थी। या फिर जहां जहां पे जापान का उपनिवेश था, जैसे सिंगापुर हो गया, ठीक है, फिलीपींस हो गया, बर्मा हो गया, चीन हो गया, सब जापान के क्षेत्र अधिकार में था, तो इन लोगों ने मान्यता दी, ठीक है। इसके दौरान आजाद हिंद फौज ने रानी झांसी रेजिमेंट, जो कि महिला ब्रिगेड था, एक सुभाष ब्रिगेड बनाया गया, एक नेहरू ब्रिगेड बनाया गया, एक गांधी ब्रिगेड बनाया गया, कलाम ब्रिगेड भी बनाया गया था, ठीक है, का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई थी। आईएनए ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं आईवी, ठीक है, आई वाची फुजियारा का मानसिक पुत्र था, ठीक है। आईएनए की बात करेंगे तो ज्ञानी प्रीतम सिंह इनके दिमाग की, और आईवाची फुजियारा ये जापानी थे, ठीक है। इनके दिमाग की उपस्थिति से इसको मानसिक पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस की पूर्व आईएनए का कमांडर कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह की बात करेंगे, ये थे आईएनए के कमांडर, ठीक है। आजाद हिंद फौज का गठन की बात करें, कब हुआ था आजाद हिंद फौज का गठन की बात करेंगे, जानते हैं 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। अगर पूछेगा प्रथम सेनापति कौन थे, तो क्या बताएंगे प्रथम सेनापति? तो प्रथम सेनापति की बात करेंगे तो मोहन सिंह की बात करेंगे, प्रथम सेनापति थे, ठीक है। आप देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक मतलब क्या बनाई थी? सेना बनाई थी, ठीक है। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, ठीक है, नेहरू ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, और साथ में एक था आजाद ब्रिगेड, ठीक है, अबुल कलाम आजाद के नाम पे भी था आजाद ब्रिगेड। रानी झांसी रेजिमेंट संबंधित है, किनसे संबंधित है? तो आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड की, ठीक है। इसकी नेता, इसकी लीडर की बात करें कौन बना था? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है।
मतलब महिला ब्रिगेड को कौन संभाल रही थी, तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थी वो संभाल रही थी, ठीक है। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया, तो मोहन सिंह ने इसका विचार को सुझाया था, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आईएनए मानसिक पुत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह का, ठीक है। मेजर आईवाची फुजियारा का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 4 आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी था, ठीक है, इसीलिए ध्यान में इसको रखना। 1943 में आजाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आई, कहाँ पे अस्तित्व में आई, तो ध्यान रखें सिंगापुर में अस्तित्व में आई, ठीक है। आजाद हिंद फौज की बात करें, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किनके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था, तो ध्यान रखें भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए इसका किया गया था, इसकी स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था, ध्यान रखेंगे, तो 1943 में किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने फिर स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पे किया था, तो सिंगापुर में किया था। कहाँ पे किया था, तो ध्यान रखेंगे सिंगापुर में किया था, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित कब की, तारीख के साथ बताना है, तो अक्टूबर 1943 में, ठीक है, मतलब 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में आजाद भारत की सरकार इन्होंने बनाई थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड आजाद हिंदू रेडियो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किया था, तो जर्मनी में ही शुरुआत किया था। और जब ये बोलते थे तो इनका सबसे पहला कथन होता था आमी सुभाष बोले छू, ठीक है, काफी बढ़िया से, काफी ये आमी सुभाष बोले छू मैं तो बता रहा हूँ ना, ये आपको यूट्यूब पे आप जाओगे तो ओरिजिनल साउंड में आपको दिख जाएगा इनकी, इन्होंने जो बोला है, ठीक है। आजाद हिंद फौज आजाद हिंद फौज एक आजाद हिंद रेडियो का इस्तेमाल करती थी, जो लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने को प्रेरित करती थी। इस पर हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, अंग्रेजी में खबरें प्रसारित करती थी। आजाद हिंद रेडियो का स्थापना 1942 में जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय सिंगापुर तथा बाद में रंगून में कर दिया गया। पहले सिंगापुर, फिर मतलब बाद में रंगून में। सिंगापुर में अपने सैनिकों के आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम कहा था बहुत त्याग किया है, ठीक है। सुभाष चंद्र ने कहा था बहुत त्याग किया, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक। कहाँ पे कहा था ये बात, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो सिंगापुर में, ठीक है। यहीं पर उन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया, ठीक है। जुलाई 1944 में आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, वो भी सिंगापुर से ही, ठीक है। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, तो किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस। हाँ बोलिए। उसका तो थोड़ा रंगून आंसर है। हाँ जोर से बोलिए, जोर से, क्या बोल रही थी, चलिए जो बोली से खुद ही सुन ले, ठीक है, आवाज नहीं है, ठीक। गांधी जी ने किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का के हाँ हाँ वो सर सुभाष चंद्र बोस जो अरे स्पष्ट बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही है। आजाद हिंद रेडियो से। हाँ कहाँ से कहे थे, बर्लिन से, सिंगापुर से ही कहे थे, ठीक है, सही है, सिंगापुर ही होगा, ठीक है। 1944 को सिंगापुर से ही कहे थे, बर्लिन उर्लिन से नहीं कहे थे। क्या आप रंगून से नहीं, गलत है, सिंगापुर से ही है, ठीक है। कौन सा किताब पढ़ती है इतना डाटा का हेरफेर रहता है, बताइए तो, कहाँ पर रंगून लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ रंगून, बताइए तो। सर स्टडी आईक्यू का जो है ना वो सक्सेस इन हाँ प्रीलिम्स। गलत है, बताइए हमको कहाँ पे लिखा, सक्सेस इन प्रीलिम्स और पिक डी सक्सेस इन प्रीलिम्स, ठीक है, सिंगापुर से कहते हैं, ठीक है। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था, ठीक है। और जो भी किताब से पढ़ रही है ना, सब डाटा हेरफेर है उसमें, इससे पहले 3-4 गो डाटा आपका द्वारा दिया गया और चारों डाटा जो था गलत था। उसी में साथ पढ़ी थी तो मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन किया था, भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, उसमें ये भी लिखा होगा। तो गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो ध्यान रखेंगे जवाहरलाल, सॉरी कहाँ गए यार, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ध्यान में क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अब चलते आगे देखेंगे, ठीक है। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था, ठीक है, तो इनका प्रधान कार्यालय की बात करेंगे रंगून में था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे, ठीक है, तो बीसी दत्ता की बात करेंगे, आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे, तो ध्यान में रखना है कौन सा प्रश्न है, जरा देखते हैं यहाँ पे। तो आजाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल, रशीद अली एवं शहनवाज खान पर लाल किले में मुकदमा चला गया। नाम ध्यान में रखिएगा, कौन सा है, गुरुबख्श ढिल्लो सिख थे ये, प्रेम कुमार सहगल हिंदू थे ये, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थे उनके पति थे ये, ठीक है।
ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे और कौन सा प्रश्न है, तो देखें रशीद अली मुस्लिम थे और शहनवाज खान ये लोग मुस्लिम थे, इन चारों पे मुकदमा चलाया गया था, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, उल्लेखनीय है कि बीसी दत्त का संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था, बीसी दत्त का संबंध शाही नौसेना विद्रोह से था, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। बीसी दत्त का रोल जो था शाही नौसेना विद्रोह से था, ठीक है। आजाद हिंद फौज का मुकदमा 1945 में सिपाहियों द्वारा समर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ सरकार के प्रति तोड़ने के आरोप में लाल किला पे मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। ये मुकदमा लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में 43 से 47 में चलाया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है, आजाद हिंद फौज की बचाव समिति का गठन किया था। जब लाल किले पर ऐतिहासिक मुकदमा चला तब भोला भाई देसाई बचाव पक्ष के वकीलों की अगुवाई कर रहे थे, साथ में कैलाशनाथ कांटू थे, तेज बहादुर सापरू थे, अरुणा आसफ अली थे और साथ में नेहरू जी भी थे, ठीक है। कार्यवाही के पहले दिन जवाहरलाल नेहरू भी वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में मौजूद थे, ठीक है। आजाद हिंद फौज के सैनिक राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था, तो ध्यान रखेंगे तो करतार सिंह नहीं जुड़े थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। करतार सिंह सराबा ये भी थे। कोई भी विकल्प सत्य नहीं, क्योंकि विकल्प के उल्लेखित सभी व्यक्तियों का संबंध आजाद सिंह फौज से था, ठीक है, सारे सही है, ठीक है। आईएनए मुकदमा किसके किसके काल में चला था, बेबल के काल में चला था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो कि सेकेंड लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। इनके बाद कौन आएगा, वायसराय, तो बेटन बन के आएंगे, ठीक है, बेबल के बाद, ठीक है। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ पे, तो लाल किला दिल्ली में चलाया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया, ठीक है, तो किसने नहीं किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने, उनकी तो मृत्यु पहले ही हो गई थी, ठीक है। बताना है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज प्रेम कुमार सहगल गुरुबख्श ढिल्लो याद किए जाते, क्यों याद किए जाते, क्योंकि आजाद हिंद फौज के अधिकारी के रूप में इन्होंने कार्य किया था, ठीक है, ध्यान रखें, इसलिए इनको याद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन आईएनए अधिकारी कैप्टन पीके सहगल, कैप्टन शहनवाज खान, कैप्टन जीएस ढिल्लो के मुकदमे के बजाय पक्ष में आए थे, ठीक है। तो कौन आए थे, भूला भाई, पूरे वकीलों की एक टोली थी, हालांकि उसका नेतृत्व भूला भाई देसाई ही कर रहे थे, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष की कारावास का दंड दिया गया था, ठीक है, तो राशिद अली को दंड दिया गया था, ठीक है। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी, तो किसने नहीं की थी, ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था, कैलाशनाथ काटजू थे, नेहरू साहब भी थे, भूला भाई देसाई भी थे, आशफ अली साहिबा भी थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईने के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए कुल कौन थे, तो भूला भाई देसाई साहब थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, 66वीं बीस में प्रश्न पूछा है, ठीक है। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पास निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी, तो ध्यान में रखें किसने वकालत की थी, ध्यान में रखेंगे क्या हो जाएगा, तेज बहादुर शपरू हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चलेंगे कौन सा प्रश्न है वो भी जरा हम लोग देखते हैं, क्या बताओगे आप, ठीक है। तो प्रश्न बताना है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा आईएनए विद्रोह का भाग नहीं था, ठीक है। निम्नलिखित कौन से आईएनए विद्रोह का भाग नहीं था, तो ध्यान रखें क्या नहीं होगा, ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी नहीं था, ठीक है, और लॉर्ड इरविन नहीं था, ठीक है। बाकी आईएनएस तलवार पे जो घटना घटी, नेवल रेटिंग्स द्वारा जो भूख हड़ताल किया गया, दोनों के दोनों आईएनए विद्रोह का ही हिस्सा था, ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 की, जहाज का नाम ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये जहाज, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो बताइए किस जहाज पे, ठीक है। बीसी दत्ता जो थे एक नेता थे, खराब भोजन दिया जा रहा था, उनके साथ भेदभाव हुआ था होता था, तो जहाज का जो दीवार जो था ना, क्या बोलते हैं यार, शिप का जो दीवार जो था उस पर लिख दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। तब बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनका मतलब क्या किया गया, उनको क्या बोलते हैं कोर्ट मार्शल कर दिया गया, ठीक है। तो वहां पर जहाज कौन था, HMS ठीक है, HM, ठीक है, IS तलवार, ठीक है। 1100 नाविकों द्वारा नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद के रूप में किया गया। इस विद्रोह से इंडियन नेशनल आर्मी और लॉर्ड इरविन का कोई संबंध नहीं था, लॉर्ड इरविन तो बहुत पहले चले गए थे, ठीक है। ये विद्रोह 1946 में हुआ था, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स का भी विद्रोह हुआ था। हालांकि इस विद्रोह को दबाने में कांग्रेस के नेता दैट टाइम सरदार पटेल साहब का बड़ा योगदान था, उन्होंने बोला से आत्मसमर्पण कर देने के लिए, और जिन्ना का भी इसमें रोल था, ठीक है। जिन्ना ने भी आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, तो मुसलमान उनके कहने पे, ठीक है, और बाकी पटेल साहब के कहने पे आत्मसमर्पण कर दिया। नेता कौन था, बीसी दत्ता, ठीक है। आजाद हिंद फौज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। युद्ध बंदियों को रिहा करने के लिए भारतीयों ने, ठीक है,
अप्रत्याशित एकता का परिचय दिया। उनके समर्थन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन एवं प्रदर्शन किए गए। 5 नवंबर 1945 से 11 नवंबर 1945 तक आजाद हिंद सप्ताह मनाया गया। 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज का दिवस मनाया गया। ठीक है, क्योंकि जो आजाद हिंद फौज के जो सैनिक जो थे, गुरुबख्श ढिल्लो हो गए या फिर शाहनवाज खान हो गए, इन सब पे लाल मुकदमा जब चल रहा था, इनको सजा देने की बात चल रही थी, तो देश में एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी या सभी ने मिलकर आजाद हिंद फौज दिवस मनाया, उनको मतलब रिहा करवाया। ठीक है, 23 जनवरी 1948 को किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था कि हमें उनका अनुसरण करना चाहिए? सुभाष एक महान देशभक्त, उन्होंने अपना जीवन देश पर न्यौछावर किया। ठीक है, संकीर्णतावाद और जाति भेदभाव के लिए उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं था, वो सबसे एक महान व्यवहार करते थे। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन भी मनाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किनका था? तो ये महात्मा गांधी का था। ठीक है, 23 जनवरी 1948 को ध्यान में रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उपरोक्त वाक्य कहा था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन जो आपने अभी देखा है, सारे के सारे सुभाष चंद्र बोस जी से संबंध रखते थे। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख घटनाक्रम, तो पढ़ा दूं चैप्टर नंबर 37 भी। पढ़ा दीजिए।